डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आपके खनिज कुपोषण के बारे में। इससे पहले अपन ने बात की थी आपके विटामिन कुपोषण के बारे में, प्रोटीन कुपोषण के बारे में। आज बात करते हैं आपके खनिज कुपोषण के बारे में। तो देखिए भाई, पोषण में लंबे समय तक एक या एक से अधिक खनिज की कमी होती है तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की तरह खनिज की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। जैसे बात करें हम लौह तत्वों की, आयरन की बात करें तो आयरन जिसकी पूर्ति भोजन के माध्यम से होती है, और ये आयरन हमारे शरीर में क्या काम करता है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक जो शोषण वर्णक होता है वह ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिसंचित करने का काम करता है, उसके निर्माण में भाग लेता है। यदि आयरन की कमी होती है तो हम एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। फिर बात करते हैं आपकी कैल्शियम के बारे में। दूसरा पोषक तत्व कैल्शियम। कैल्शियम की पूर्ति भी भोजन के माध्यम से होती है, दूध के माध्यम से, अंडे के माध्यम से। और कैल्शियम क्या काम करता है? कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों के निर्माण में भाग लेता है, और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्षणभंगुर हो जाती है, हड्डियां वो आसानी से टूट जाती है। इसी के साथ यदि बात करें फास्फोरस, उसकी पूर्ति भी है वो भोजन के माध्यम से होती है, और वो कैल्शियम के साथ मिलकर के हड्डियों और दांतों के निर्माण में भाग लेता है। देन बात करें आपकी नेक्स्ट आयोडीन के बारे में। आयोडीन, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आयोडीन की पूर्ति है वो आपकी काले नमक, साधारण नमक, समुद्री भोजन के माध्यम से होती है, हरी सब्जियों के माध्यम से भी इसकी पूर्ति होती है। आयोडीन की उपस्थिति में थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। यदि हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, आपके थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होगा। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, थायराइड ग्रंथि सूज कर फूल जाएगी, और उसी को अपन बोलते हैं घेंगा या गोइटर, या इसे और बोलते हैं गलगंड रोग। घेंगा या गलगंड या गोइटर रोग कहते हैं। फिर बात करते हैं आपकी पीने योग्य पानी के गुणों के बारे में। तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं पीने योग्य पानी के गुण के बारे में। पीने योग्य पानी में क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहली बात करते हैं आपकी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई, आंखों से दिखने वाले कण या वनस्पति इसमें उपस्थित ना हो, संतुलित पीएच है वो आपकी लगभग 7 के आसपास होनी चाहिए, लगभग 7 होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार की कीटाणु या जीवाणु ऐसे जल के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है। जल की उपस्थिति में ही हमारे शरीर का डाइजेशन होता है, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं आपकी जल की उपस्थिति में संपन्न होती है। रक्त का अधिकांश भाग कौन होता है? जल होता है। हमारे शरीर के अंदर परिवहन की प्रक्रिया में भी जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्याप्त मात्रा में यदि हम जल पीते हैं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। यदि बात करें हम किडनी के अंदर, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो किडनी के अंदर स्टोन बनने की संभावना भी नहीं रहेगी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें मूत्र द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ये तो बात थी आपकी जल के बारे में कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये सारी बात आप सभी पहले से जानते हैं। अब बात करते हैं आपकी दूषित जल के बारे में। यदि जल दूषित हो और दूषित जल को हम यदि पीते हैं तो उसके साथ में, दूषित जल के साथ में आपके प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कृमि आदि रोगजनक भी हम हमारे शरीर में ग्रहण कर लेते हैं। और जब प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कृमि इस जल के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे हमें किसी न किसी प्रकार का रोग देते हैं। बात करते हैं 1 by 1। सबसे पहले बात करते हैं जीवाणु संक्रमण के बारे में। तो देखिए भाई, यदि जल के माध्यम से जीवाणु यदि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो जीवाणुओं के द्वारा हम हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस है, ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं।
सामान्यतः ये जो रोग होते हैं वे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल से संबंधित होते हैं, यानी पाचन तंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं आपकी प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ, इन्हें प्राइमरी एनिमल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम इन्हीं से हुई है। प्रोटोजोआ जैसे आपकी अमीबा प्रोटोजोआ का सदस्य है। आपकी अमीबा के द्वारा अमीबियासिस नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, ये भी पाचन तंत्र से संबंधित है। वायरल संक्रमण के द्वारा हेपेटाइटिस है, फ्लू है, पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। बात करें आपके कृमि संक्रमण की, तो कृमि संक्रमण यानी कीड़ों, कृमि के माध्यम से, कृमि है वो आपके प्लेटी हेलमिंथी संघ और एस्के हेलमिंथी संघ के सदस्यों को कहा जाता है। और इससे संबंधित यदि जल के माध्यम से यदि कोई कृमि हम अपने शरीर में ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी उसके द्वारा भी कई प्रकार के रोग होते हैं। उसमें एक जो रोग है वह राजस्थान में इस रोग का बहुत आतंक रहा था एक समय, जिसे अपन बोलते हैं नारू या बाला रोग। राजस्थान में 2000 से पहले आपके नारू या बाला रोग का बहुत बोलबाला था। नारू या बाला रोग, इस रोग का रोग जनक जो है वो आपकी ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस ये आपकी एक कृमि है। और होता क्या है, जब दूषित जल, या बात करें अपन पहले की 2000 से पहले राजस्थान के अंदर अधिकांशतः तालाब नाली का पानी पीने में उपयोग किया जाता था और उस जल के माध्यम से इस ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के अंडे आपकी मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। और वो पहुंचते कैसे हैं, होता क्या है, यदि कोई नारू रोग से ग्रसित व्यक्ति आपके तालाब के पास जाता है तो होता क्या है, इस संक्रमण के अंदर आपकी जो मादा कृमि होती है वह अंडे जलीय स्रोत में देती है। तो इस नारू रोग के अंदर जो भी रोगी होगा उसके पैरों में या हाथों में फफोले बन जाते हैं, फोड़ा बनता है, और उस फोड़े से क्या होता है, मादा कृमि बाहर आती है और अपने अंडे स्वच्छ जल के अंदर दे देती है। यदि वो रोगी तालाब के आसपास या बावड़ी के आसपास जाता है तो उस दौरान वो मादा कृमि अपने अंडे दे देती है। किसमें, तालाब के अंदर। अब तालाब के अंदर जो स्वच्छ जल होता है उस स्वच्छ जल में एक आपकी सूक्ष्म जीव होता है जिसे बोलते हैं अपन साइक्लॉप्स, उसे कहते हैं साइक्लॉप्स, साइक्लॉप्स कहते हैं। तो ये साइक्लॉप्स क्या करता है, उस ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के अंडों को ग्रहण कर लेता है और ये बहुत सूक्ष्म जीव होता है जिसे अपन अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो पहले जब तालाब का पानी पीते थे तो उस साइक्लॉप्स को भी पानी के साथ में व्यक्ति अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता था। जैसे ही साइक्लॉप्स हमारे आमाशय में पहुंचता, आमाशय के अंदर आपकी इस साइक्लॉप्स का तो डाइजेशन हो जाता और इस साइक्लॉप्स के अंदर जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के जो अंडे होते थे वे हमारी आमाशय के अंदर मुक्त हो जाते थे और फिर आगे का वो जीवन चक्र अपना पूर्ण करता। और इस प्रकार आपके उस जल के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति नारू रोग से ग्रसित हो जाता था। इसके लिए सरकार, इसके उन्मूलन के लिए सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाया और अब 2000 के बाद में इस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर लिया गया है। अब इस रोग के रोगी बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो ये बात हो गई आपकी दूषित जल के द्वारा होने वाले रोगों या संक्रमण की बात। अब बात करते हैं हम इसके आगे की। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम मोटापा के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। देखिए भी मोटापा या ओबेसिटी क्या है, तो देखिए भी मोटापा या ओबेसिटी क्या है, शरीर पर अतिरिक्त वसा या चर्बी का जमाव होना और वह शरीर के लिए जब नुकसानदेह बन जाए, घातक बन जाए तो उसे अपन बोलते हैं ओबेसिटी या मोटापा। एक बात आती है आपकी शरीर भार सूचकांक या BMI। ये BMI क्या है, B से बनता है आपके बॉडी, M से बनता है आपकी मास और I से बनता है आपके इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। किसे कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स होता है मानव भार और मानव की लंबाई का अनुपात।
क्या कहलाता है? शरीर भार सूचकांक या BMI कहलाता है। ठीक है, मानव भार और उसकी लंबाई का अनुपात। तो देखिए भी इस BMI के आधार पर मोटापे की पूर्व स्थिति क्या होती है? यदि 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर यदि BMI आता है, इसका मतलब वह मोटापे की पूर्व स्थिति है। मोटापा कभी भी आ सकता है। और यदि आपके BMI का मान आपके 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर आता है, इसका मतलब वह मोटापे की स्थिति है, आप मोटापा से ग्रस्त हो चुके हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं आपकी मोटापा के कारण। क्या रीजन है मोटापे का? असंतुलित दिनचर्या, जंक फूड खाना, अधिक तेलीय या वसायुक्त भोजन का सेवन करना, आपकी अधिक ऊर्जा वाले भोजन का सेवन करना और शरीर के द्वारा उस ऊर्जा को उतनी मात्रा में कंज्यूम नहीं करना। यदि जब ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा और हमारी बॉडी से जो खर्च होगी ऊर्जा, उसका असंतुलन होगा, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपकी मोटापा से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। फिर बात करते हैं आपकी इसके कारण होने वाले रोग के कारण। तो देखिए भाई, मोटापा के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? तो मोटापा एक रोग नहीं, रोगों का एक समूह है। और मोटापा के कारण आपकी मधुमेह, हृदय रोग, निद्राकालीन रोग, कई प्रकार के कैंसर आदि रोगों से ग्रसित हो जाता है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी से ग्रसित हो जाता है। अब बात करते हैं अपन रक्तचाप या जिसे अपन बोलते हैं रक्तदाब, या अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर, या संक्षिप्त में सामान्य भाषा में अपन आजकल बोलते हैं BP। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप क्या है? रक्तवाहिनियों में रक्तवाहिनियां यानी आपकी धमनियां, सिराओं के अंदर धमनियों के अंदर रक्त बहता है। तो धमनियों के अंदर बात करें, अपन ये कहें रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की भित्ति पर लगने वाले दाब को क्या बोलते हैं? रक्तदाब या रक्तचाप, या अपन बोलते हैं BP। ये रक्तवाहिनी है, इस रक्तवाहिनी के अंदर रक्त बहता है, तो रक्त बहेगा तो इस बहते हुए रक्त के द्वारा इसकी भित्ति के ऊपर दाब लगेगा, इसी दाब को अपन बोलते हैं रक्तदाब। अब बात करते हैं आपकी एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो उसका रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 120 है। ये 120 क्या है? 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकुंचन दाब। इसका मतलब है हृदय पेशियां जब संकुचित होती हैं तो उस स्थिति में जो दाब उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसका मान होता है 120। दूसरी जो टर्म्स है वो है 80। इसे बोलते हैं अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक रक्तचाप। और ये परिस्थितियां कब उत्पन्न होती है? जब हृदय होता है, आपके हृदय पेशियां शिथिल होती है, और इसे अपन अनुशीतलन दाब भी कहते हैं। अब बात करते हैं रक्तचाप मापने का यंत्र, और रक्तचाप को है वो आपके स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, डॉक्टर आपके ये बाजू के ऊपर एक पट्टा लगाता है, फिर हवा भरता है और सामने की एक डब्बा खोलता है, उसमें वो आपके पारा ऊपर नीचे चढ़ता है, वही क्या आपके स्फाइग्नोमैनोमीटर। ये बात हुई आपकी रक्तचाप के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्टीफन हेल्स के बारे में। तो देखिए भी स्टीफन हेल्स ने क्या किया था? स्टीफन हेल्स ने 1733 के अंदर सबसे पहले घोड़ों के अंदर आपके रक्तचाप को मापा। घोड़ों के अंदर रक्तचाप को मापने का स्टीफन हेल्स ने किया था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए कापलन 1983 में कापलन ने क्या किया? रक्तचाप को परिभाषित करने का काम किया। अब बात करते हैं उसके बाद आगे की लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, जिसे अपन बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। क्या होता है? धमनियों के अंदर कम रक्त प्रवाह। लो ब्लड प्रेशर का मतलब यह है कि ब्लड प्रेशर का 80 से नीचे की ओर आना, या ये कह सकते हैं लगभग 50 या 60 के आसपास पहुंच जाना, और उस दौरान व्यक्ति है वो बेहोशी की स्थिति में हो जाता है। ठीक है,
क्या रीजन है? होता क्या है, लो ब्लड प्रेशर के अंदर मस्तिष्क है, हृदय है, वृक्क है जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति हो नहीं पाती और उस वजह से ये महत्वपूर्ण अंग आपके हासिल हो जाते हैं, आपके इनका क्षय होता है और उसी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर बात करते हैं आपकी उच्च रक्तचाप के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो देखिए भाई, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, धमनियों के अंदर रक्तदाब होता है वो अधिक होता है, यानी ब्लड प्रेशर है वो 120 से, सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 से ऊपर हो जाता है, 140, 140, 150, 160 के आसपास हो जाना, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। क्या है कारण है अधिक क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये सभी उच्च रक्तचाप के कारण है। इससे छुटकारे के लिए क्या किया जा सकता है, हमेशा शारीरिक व्यायाम करें, योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ठीक है, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, फास्ट फूड, जंक फूड का कम उपयोग करना, ना के बराबर उपयोग करना, आदि सभी साधनों को अपनाया जाए तो इससे छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी नशीले पदार्थों के बारे में। तो देखिए भी अपने इस चैप्टर के अंदर नशीले पदार्थों के बारे में दे रखा है, कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं। अब होता क्या है, नशीले पदार्थ जो है वह आनंद का भ्रम उत्पन्न करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन लोगों के द्वारा किया जाता है और धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। बात करते हैं अपन सबसे पहले गुटखा के बारे में। तो देखिए भाई, गुटखा क्या है, गुटखा है वो आपके सुपारी के टुकड़े हैं, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातु वर्ग आदि के सभी का मिश्रण होता है और कुछ गुटखों में वो तंबाकू भी मिलाया जाता है। गुटखे के सेवन से एक रोग होता है और उसे अपन बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग, इस रोग में होता क्या भाई, इस रोग के अंदर होता क्या है, जबड़े की मांसपेशियां होती है वो कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है और उस वजह से जबड़ा है वो पूरी तरह से नहीं खुलता है और इस रोग के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा गुटखे में क्या होता है, और गुटखे के अंदर कई कैंसर जन कारक भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन तंबाकू के बारे में। नेक्स्ट बात करें अपन तंबाकू के बारे में। दूसरा नशीला पदार्थ तंबाकू। इस तंबाकू को आपके सोलिनेसी कुल का एक पौधा है, सोलिनेसी कुल का पौधा, और उस पौधे का बॉटनिकल नेम है आपके निकोटियाना टोबेकम। ये वंश है और ये आपके जाति। इसके बारे में अपन जो अपने विज्ञान का 14वां पाठ है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो निकोटियाना टोबेकम नामक पादप की पत्तियों से इसे प्राप्त किया जाता है और इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। ये निकोटीन ये एक प्रकार का एल्कलॉइड है और यही कारण है तंबाकू के अंदर नशे का, ठीक है, उसके माध्यम से बनाया जाता है। तंबाकू के सेवन से क्या नुकसान हो सकता है, तंबाकू के सेवन से मुंह, जीभ, गले और फेफड़ों के कैंसर की संभावना रहती है। इसके सेवन से रक्तदाब, हृदय स्पंदन दर है वो बढ़ जाती है। गर्भवती महिला यदि इसका सेवन करती है तो उसके भ्रूण का विकास जो होता है वो आपके प्रभावित होता है, मंद हो जाता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता भी कमजोर हो जाती है क्योंकि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। फिर बात करते हैं मदिरा या अल्कोहल के बारे में। तो मदिरा या अल्कोहल के अंदर मुख्य जो नशीला घटक होता है वो होता है आपकी एथिल अल्कोहल, जिसका आपके फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये इसका रासायनिक सूत्र है, एथिल अल्कोहल है। यही रीजन है आपके मदिरा के द्वारा नशे का अलग अलग ब्रांड की जो मदिरा है वो इस एथिल अल्कोहल के अलग अलग परसेंटेज के मिलाने के फलस्वरूप बनती है। यदि इसका सेवन करें तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर निम्न दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अधिक मात्रा में सेवन करने से अल्कोहल को जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो बदल देता है आपके एसिड एल्डिहाइड के अंदर, जो कि एक ऐसा है
विषैला पदार्थ है और उसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। दूसरी बात, स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है, दुर्घटना की संभावना रहती है, वशीय यकृत रोग हो जाता है, वशीय यकृत रोग, और जिससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण प्रभावित होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं आपकी आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। तो ये बात हुई आपके मदिरा के बारे में। अगला जो आपकी नशीला पदार्थ है वो है अफीम। हम बात कर रहे हैं आगे अफीम के बारे में। देखिए ओपियम या अफीम, अफीम जो है वो आपके पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर सोमनिफेरम, पेपेवर वंश का नाम है, सोमनिफेरम जाति है। ये उस पौधे का वानस्पतिक नाम है। इस पौधे का जो कच्चा फल होता है, ये कच्चा फल, इस कच्चे फल से जो प्राप्त दूध होता है उसके सूखने से वो आपके अफीम की प्राप्ति होती है। उसके अंदर लगभग आपके 30 प्रकार के अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। 30 प्रकार के अल्कलॉइड्स होते हैं। इसमें से जो मुख्य नाम है वो नाम दिए गए। इसमें एक मॉर्फिन है, कोडीन है, सोमनिफेरिन है, पेपेविन है और कुछ मात्रा के अंदर निकोटीन भी पाया जाता है। इनमें से जो आपकी मॉर्फिन और कोडीन, इन अल्कलॉइड्स का उपयोग है वो आपके दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। दर्द निवारक औषधि बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सुख और दुख दोनों कार्यक्रम के अंदर मनोहार के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए भी इसका उपयोग करती है। अब बात करते हैं इसके आगे कुछ अन्य नशीले पदार्थों के रूप में। जैसे बात करते हैं आपकी कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश और LSD। ये सारे आपकी अन्य नशीले पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इनमें से एक है आपके LSD। इसका कई बार है वो आपके फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो देखिए भाई, लाइसर्जिक, इस LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड। ये LSD का पूरा नाम है। तो ये अन्य नशीले पदार्थों के अंतर्गत है। फिर बात करते हैं आपके दवाओं के दुरुपयोग के बारे में। आजकल कुछ दवाइयां जो डॉक्टर की पर्ची के अनुसार ही मिलती है, उन दवाइयों का उपयोग भी कुछ लोगों ने नशीले पदार्थ के रूप में करना शुरू कर दिया गया। जैसे कौन सी औषधियां हैं, उसके अंदर मॉर्फिन है, पैथेडीन है, ब्यूप्रिनोर्फिन है, प्रोपॉक्सीफिन है, नाइट्रोजिपाम है, डाइजिपाम है। ये सभी ऐसी दवाइयां हैं जो डॉक्टर की पर्ची से मिलती है और आजकल लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, नशे के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो एल्केलॉइड्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है। ये जो आपकी LSD का पूरा नाम, डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाइयां, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके अलावा और क्या। इसके अलावा थिनर या एसीटोन कह सकते हैं, पेट्रोल है, सॉल्वेंट ऑयल है, करेक्शन फ्लूइड या जिसे अपन करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, सूखे इरेजर, मार्कर्स, इन सभी पदार्थों को भी लोग हैं वो सांस के साथ, इन सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको वो लंबी सांस के साथ अपने शरीर के अंदर लेते हैं और इनका उपयोग भी नशे के रूप में करते हैं। तो ये बात हुई दवाओं के दुरुपयोग में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन खाद्य पदार्थों में मिश्रण के बारे में। तो आजकल खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की जा रही है और उसमें सबसे पहले ले रहे हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स। अब कोल्ड ड्रिंक्स का संगठन क्या होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कौन से पदार्थ की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये अभी तक हमारे सरकार के पास वैसे कोई आंकड़े नहीं है। हम बात कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाने वाले कुछ रसायनों, कुछ पदार्थों के बारे में जिनका हमारे शरीर पर बहुत गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। उसमें सबसे पहले लेते हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर लिंडेन, DDT, मेलेथियोन, क्लोरपाइरिफॉस जैसे रसायन मिलाए जाते हैं और इन रसायनों के द्वारा क्या होता है, कैंसर है, स्नायु या लिगामेंट्स, प्रजनन संबंधी बीमारी
आदि प्रभाव मानव शरीर के ऊपर पड़ते हैं। इसी प्रकार आपके इसके अंदर फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है और ये फास्फोरिक अम्ल क्या करता है, दांतों के ऊपर दुष्प्रभाव डालता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, एथिलीन ग्लाइकोल जल को है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जमने से रोकने का काम करता है और एथिलीन ग्लाइकोल को आम भाषा में मीठा जहर कहा जाता है। तो इस प्रकार इतने ये घातक पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होते हैं। इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एरिथॉर्बिक और बेंजोइल अम्ल मिलाए जाते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स को अम्लता प्रदान करते हैं। इससे क्या होता है, इससे खट्टी डकार आती है, पेट में जलन होती है, दिमाग में सनसनी जैसी आपके अवसाद जैसी असमर्थता देखने को मिलती है। इसी प्रकार 0.4 ppm सीसा मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे मस्तिष्क है, किडनी, गुर्दा है, लीवर है, मांसपेशियां, इन सभी के लिए सीसा यह घातक होता है। अब बात करते हैं आपकी अन्य खाद्य पदार्थों के बारे में बात करें तो दूध के नाम पर, दूध में भयंकर मिलावट की जा रही। दूध के नाम पर लोग आजकल यूरिया है, पोस्टर कलर है, डिटर्जेंट है, सोडियम है, रिफाइंड तेल है, इन सभी का सेवन कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें, चाहे वो धनिया हो, चाहे हल्दी हो, चाहे लाल मिर्च हो, सभी खाद्य पदार्थों के अंदर किसी न किसी प्रकार की मिलावट की जा रही है जो बहुत ही शोचनीय है। यदि बात करें हम मिठाइयों के बारे में बात करें तो वहां पर भी प्योरिटी नहीं देखने को मिलती है, वहां पर भी भरपूर आपकी मिलावट का गोरख धंधा चल रहा है। इसके अलावा यदि हम हरी सब्जियों के बारे में बात करें तो वो भी मिलावट से अछूती नहीं है, वहां पर भी विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है और जिसके कारण हमारे शरीर पर उसका घातक प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट की जा रही है उसकी रोकथाम के लिए हमारे देश में एक अधिनियम बना है, वो है 1954 का आपके खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, संक्षिप्त में बोलते हैं इसे PFA। तो ये खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम ये क्या करता है, 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है। तो इस प्रकार हमने बात की आपकी फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो 10वीं का पहला चैप्टर होता है आपके कंप्लीट।